वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ लोड इक्वलाइजेशन अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा बिकॉज कंसेप्ट इज हैविंग द डेरिवेशन टर्म्स ऑल्सो, सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको भी लॉजिक्स और कंसेप्ट पसंद आएंगे, आप वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो सो दैट कि हम और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। यहाँ पर हम लोड इक्वलाइजेशन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ लोड जो ऐसे होते हैं, जब हम कहते हैं कि टाइप ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड पे डिपेंड करता है, तो कुछ लोड ऐसे होते हैं जिसमें कि जो लोड टॉर्क होती है वो बाय नेचर फ्लक्चुएटिंग रिक्वायर्ड होती है। फ्लक्चुएटिंग टॉर्क, तो जब लोड टॉर्क फ्लक्चुएटिंग होती है तो इट मीन्स कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके लिए जो हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर कर सकते हैं प्रेसिंग मशीन का एग्जांपल, राइट। सो लार्ज टॉर्क चाहिए जब प्रेस हम कर रहे हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ टॉर्क। सेकंड एग्जांपल जो हम यहां कंसीडर कर सकते हैं वो हम इलेक्ट्रिक हैमर का कर सकते हैं। सो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हमें एक जर्क टॉर्क और एक फ्लक्चुएटिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। जर्क टॉर्क का मतलब मैक्सिमम टॉर्क हमें रिक्वायर है एक मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इस तरह के ड्राइव्स में अगर मोटर हमें कोई रिक्वायर है तो वो मोटर पीक लोड की जो डिमांड है, जो हाई टॉर्क हमें चाहिए, उस टॉर्क को मीट करे। तो इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए फर्स्ट थिंग, जो मोटर रेटिंग है वो हाई होनी चाहिए, हैज टू बी हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो काफ़ी हाई है लोड एंड पे, तो उसको हमें मीट करना है। तो पहला तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि मोटर ही हम हायर कैपेसिटी के लिए लें। दूसरा, मोटर क्या करेगी, जब भी मोटर, अगर हम ऐसी मोटर ले लेते हैं, सो जब मोटर को हाई टॉर्क की ज़रूरत रहेगी तो मोटर विल ड्रॉ अ पल्सेटिंग करंट ऑल्सो, पल्स्ड करंट ड्रॉ करेगी फ्रॉम द सप्लाई। When the amplitude of the pulse current, जब एम्पलीट्यूड जो पल्स करंट का वो अप्रिशिएबली हाई होगा, तो जो हमारी सप्लाई सिस्टम, सप्लाई लाइन की कैपेसिटी होगी, वहां पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा। इतना हाई करंट हम जब ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे सप्लाई सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आर supply system, supply line we can say. In some applications, peak load demand may be from major proportion of source capacity itself. So then the load fluctuations may also adversely affect the stability of the source. अगर ज़्यादा fluctuation अगर हम लाइन में प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर लोड, तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस फ्लक्चुएटिंग लोड की प्रॉब्लम को कंपनसेट और ओवरकम करने के लिए वी कैन माउंट अ flywheel on the shaft of the motor, and it is only applicable for the non reversible drives। इन ड्राइव्स के लिए ही
फ्लाईव्हील हम माउंट कर सकते हैं जो कि रिवर्सिबल ड्राइव नहीं होंगे. So to understand it more clearly, let us take a graph between torque and speed, right? So that graph is having the drooping characteristic. So if it is so, then there is a rated speed of the motor, correspondingly we are having rated torque also. At no load for a motor we can have maximum torque at this point, suppose. So this is rated speed, this is correspondingly rated torque, this is maximum torque, and this is speed at no load. Fine. So this is the shape of the speed torque characteristics. So अगर हम उसमें करंट कंट्रोल लूप लगा लेते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल लूप लगा लेते हैं, तो वो आपकी मैक्सिमम करंट को नहीं बढ़ने देगा. बट फिर भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्यूरिंग द हाई load period, the load torque will be much larger than the motor torque. जब हाई लोड का पीरियड होगा उस समय क्या कंडीशन होगी? उस समय लोड टॉर्क इज मच हायर देन द मोटर टॉर्क, राइट? सो इससे क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगा, विच प्रोड्यूसेस a large dynamic torque. Dynamic torque मतलब J d omega by dt as per the torque equation. So this will be large during the deceleration. The dynamic torque and the motor torque, this dynamic torque and the motor torque will able to compensate or counter this TL, load torque. ठीक है. और डी एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में मोटर की स्पीड फॉल होगी. सो ड्यूरिंग द लाइट लोड पीरियड क्या होने वाला है? द मोटर टॉर्क विल बी हायर देन द लोड टॉर्क, एंड दैट इज कॉजिंग द एक्सेलरेशन. और स्पीड क्या होगा? स्पीड कम बैक टू द ओरिजिनल स्पीड, जिससे पहले कि नेक्स्ट हमारे पास लोड पीरियड आए उससे पहले वो ओरिजिनल स्पीड को गेन कर लेगा. सो दिस शोज दैट पीक लोड और टॉर्क जो रिक्वायर्ड होगी मोटर को हैज मच स्मॉलर वैल्यू देन द पीक लोड पीरियड. अगर हम फ्लाई व्हील को इंप्लीमेंट करते हैं, तो फ्लाई व्हील को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से मॉडिफाई होगा. दैट वी आर हैविंग दिस इज हाई लोड पीरियड एंड दिस इज लो लोड पीरियड, और इस तरह से हमारा कर्व रिप्रेजेंटेशन होगा. दिस इज साइक्लिक बाय नेचर. सो दिस इज टॉर्क एक्सिस, this is time axis. Fine. So that is load torque high at that end, or this is load torque low period, right? So we are having here the maximum and minimum motor torque limit. So that is minimum and that is maximum. So this is going to be a straight line because we are neglecting the curve for the linearity. So this is a straight line. This is again a straight line approaching to the next period, or this is also a straight line, and so on so forth. Fine. So this is the curve
नाउ दिस पर्टिकुलर पीरियड, ये जो पीरियड है इसको हमने कहा हाई टॉर्क पीरियड। इसी तरह से जो ये वाला पीरियड है इसको हमने कहा लो लोड पीरियड, राइट। सो if you can compare the torque of this motor torque and the torque required at the high load period is having quite much difference। जो high load period है वो बहुत, वहाँ पर torque बहुत ज़्यादा है। So a motor with much smaller rating than peak load can be used अगर हम flywheel use कर रहे हैं। So peak current run by the motor from the source is reduced by the large amount. So the fluctuation in the motor torque and the speed are reduced. So since the power drawn from the source fluctuate very little is called load equalization, ठीक है ना। So जो हमारे पास मोटर की शाफ्ट है उस पे हम एक हैवीली वेटेड हम लगा देते हैं वेट, जिससे कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव हायर टॉर्क ड्यूरिंग द हाई लोड पीरियड, जिससे कि हम उसको कंपनसेट कर पाते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पास लोड बढ़ जाता है ड्यूरिंग हाई लोड पीरियड, और वी आर एबल टू अचीव द रिक्वायर्ड लोड टॉर्क। नाउ अब हमने कहा कि दिस इज पॉसिबल ओनली इन द नॉन रिवर्सिबल ड्राइव्स, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द रिवर्सिबल ड्राइव्स, लेकिन हम उसको मोटर शाफ्ट पे माउंट नहीं करेंगे, एज इट विल इंक्रीज द ट्रांजिएंट टाइम, क्योंकि वो जब रिवर्स होगा दूसरी डायरेक्शन में जब जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, बिकॉज एक तरफ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कंट्रोल करना है, देन इट इज गोइंग टू बी इन द अनदर डायरेक्शन। If the motor is fed from the Ward Leonard drive, जिसको हम जनरेटर सेट बोलते हैं, मोटर जनरेटर सेट, then the flywheel can be mounted on the shaft of the मोटर जनरेटर की शाफ्ट पे हम उसे वाइंड करेंगे, उसे माउंट करेंगे वहां पर। This arrangement equalizes the load on the source, but not at the load on the motor, ठीक है ना। तो सोर्स पे हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं रादर देन ऑन द मोटर साइड। सो कंसिक्वेंटली इट इज एबल टू सप्लाई द पीक लोड टॉर्क। नाउ इतना अंडरस्टैंड करने के बाद लोड इक्वलाइजेशन क्या होता है, तो अब उस लोड इक्वलाइजेशन को कंसीडर करके हम वी आर एबल टू फाइंड आउट यहां पर कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, एंड वी आल्सो एबल टू फाइंड आउट the mechanical time constant which is required during the peak load time. So our task is to majorly finding the moment of inertia of a flywheel required for the load equalization. So we are assuming here that this is a straight line, this is a straight line. If it is a straight line, then we can find out the slope. The slope is omega m naught minus omega m r, that is the difference, right, and divide by tr minus 0, so that is tr, right, and multiply it by t, fine. So if I am going to minus it with the no load speed, this will give the speed at instantaneous speed. So where this is rated speed, rated torque, no load motor speed, no load motor speed, and instantaneous speed, T is the torque. So because of the slow response due to the large inertia, the motor can assume to be electrical equilibrium during the transient operation. So we can take the derivative and multiply it by t. So we can take the derivative of this with respect to time and j. So the time derivative will be computed as j d by dt of
omega m, that is equal to, this is a constant term, so this is going to be 0. So this will be j, and this is again constant, so we can take separate omega m r in the bracket, divide the complete term by tr. Now there is a dt term which is instantaneous torque, that is t dt by dt we can have. So now this term can be written as tau m as a mechanical torque. So we can write as tau m, that is equal to j omega m naught omega m r divided by tr. So after putting tau m, we can write time derivative of omega m minus with the tau m, the time derivative of torque. So this mechanical constant of the motor tau m, it is the time required for the motor speed to change by omega m minus omega r when the motor torque is maintained constant at rated value. So that's how we can define it. Fine. So it is the time required for the motor speed to change by omega m naught minus omega r when motor torque is maintained constant at rated value tr. Fine. So here we are having this equation, and simultaneously we are having the fundamental torque equation also. So fundamental torque equation is governed by T is equal to TL, T is equal to TL plus J d omega m by dt. Fine. So here we are having the value of this term, right? Or from here we can put this value in this equation, and we will have T minus TL is equal to minus tau m time derivative of instantaneous torque. Fine. So now this is the equation. Now consider the periodic load torque, a cycle of which consists of one high and one low load period. जैसे हमने पहले ही यहाँ पे ड्रॉ किया है कि one high period and one low period. Fine. So इसको we are going to consider here. So one high load period with TLH and duration is TL, and light load is represented by TLL and duration is TL. So for high load period, T is lying between 0 and TH, that is the duration. The solution of this differential equation leads to T is equal to TLH 1 minus e raised to the power minus T tau m as a time constant plus the initial
condition Tm e raised to the power minus T divided by tau m. This is for this duration only. So T min here, as I said, it is the motor torque at T is equal to 0, at T is equal to 0, because अगर ये cyclic है तो it is starts from T min and is also instant when the heavy load period TLH applied. तो यहाँ पे हम TLH applied कर रहे हैं तो इसलिए ये initial conditions यहाँ पर होगी. If the motor torque at the end of the heavy load period is Tmax, यहाँ पर अगर Tmax है, then Tmax will be TLH 1 minus e raised to the power, now it is TH divided by tau m plus T min e raised to the power minus TH divided by tau m. So this is at the end of the cycle जहाँ पे हमारी जो torque है वो Tmax होगी. In another case of study, जब हम बात करेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो TH से लेकर के और TH प्लस TL तक जा रहा है, ठीक है. सो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट लोड पीरियड. सो फॉर लाइट लोड period when time is from TH to TH plus TL, राइट. सो इस केस में जब होगा तो हमारा सॉल्यूशन यहां पे आने वाला है T इज इक्वल टू TLL 1 minus e raised to the power minus T dash, that is different from the previous one, tau m प्लस यहाँ पर जो इनिशियल टॉर्क होगी दैट इज टी मैक्स एट टी इज इक्वल टू 0 e raised to the power माइनस टी डैश डिवाइड बाय टाउ एम, राइट. सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ द टी डैश जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, दैट टी डैश इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू TL, लाइट लोड पीरियड का जो टाइम है दैट इज टी डैश. नाउ टी डैश कैन बी डिफाइंड ऑल्सो that total time for a cycle minus TH, so that is going to be have our TL. Fine. So when operating in the steady state, motor torque at the end of the cycle will be same as at the beginning of the cycle. So T is equal to TL, T dash is equal to TL, so that is having torque Tm. So T dash जब टी एल के इक्वल होगा तो T इज इक्वल टू T min होगा, राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम टॉर्क T min, दैट इज TLL. वी कैन जस्ट हैव इट 1 minus e raised to the power. Now this minus TL will be minus T dash will be minus TL divided by tau m bracket close plus T max e raised to the power minus TL divided by tau m. So that is the T min and T max we are having from this point. So this is our T max and this is T min we are having. Fine. So further, when we are having T min and T max in our hand, so from the T max we can find out the tau m. So the mechanical time constant tau m can be calculated from the equation 1. So from equation 1, the tau m can be written as, because TH is there, so we have to take the log term also here. So this will be TH divided by log E TLH minus
T min divided by TLH minus T max. Fine. So if I are having the tau m here, so we can calculate the J also from this, which is the mechanical torque equation, that was tau m is equal to J ओमेगा m नोट माइनस ओमेगा r, ये हमने पहले फाइंड आउट किया था, डिवाइड बाय टी आर, दैट इज बाय डेफिनेशन वी आर हैविंग mechanical time constant. Now we are having this value, so we are just equating it, these two terms, and we are able to find out the J, which is TR divided by omega m naught omega m r, TH divide the complete term by exponential TLH T min divided by TLH and T max. Fine. So that's how we are able to find out J in case of T max and T min, and TLH we know. Now in the same way, from the equation this one we are able to find out the mechanical time constant. So this equation, from this equation we can write the tau m is equal to TL divide the complete term by log E T max minus TLL divide the complete term T min minus TLL. अगर हमें tau m पता है तो अगेन फ्रॉम द सेम इक्वेशन, this equation, we can just equate this, and we are having here the J is equal to TR divided by omega m naught minus omega m r, TL divide the complete term by log E T max minus TLL divide the term by T min and TLL. Fine. So that is the moment of inertia we can able to find out at this point in this way, right? And moment of inertia of the flywheel required can be calculated either from this equation and either from or from this equation. Further, we can also calculate the J by multiplying the weight of the flywheel and the radius square of the radius of the flywheel. So that is also another point of calculating the moment of inertia. So hope this moment of inertia or load equalization concept you are able to understand. So this is a quite important concept in the electric drives. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.